हेलो स्टूडेंट, आपकी मिली हिंदी व्याकरण के और रचना से आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 1, भाषा। इसमें आपको आपकी जो ग्रामर बुक है उस ग्रामर बुक में से पढ़ेंगे। आप अपने टेक्स्ट बुक निकाल कर रखेंगे और उसमें से मैं आपको बताऊंगी कि भाषा का पहले डेफिनेशन आप लोग स्टैंडर्ड 4 में भी पढ़े होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा का पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद पिक्चर आप देख रहे हैं, चित्र में आप देखकर बताएंगे कि क्या क्या है, अपना खोजेंगे। भाषा का डेफिनेशन है और अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरे के मन के भावों को जानने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। और भाषा का डेफिनेशन है अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुँचाने तथा दूसरे के मन के भावों को जानने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। चित्र नंबर 1 आप देख रहे होंगे। चित्र नंबर 1 है, चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 3, चित्र नंबर 4, चित्र नंबर 5, चित्र नंबर 6, चित्र नंबर 7 और चित्र नंबर 8 और 9। और इसमें दिया है चित्र नंबर 1 में। चित्र नंबर 1 है मौखिक भाषा। इसमें भाषा के 3 रूप है। भाषा के 3 रूप हैं जिसमें है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। पहला चित्र है मौखिक भाषा, दूसरा चित्र है मौखिक भाषा, तीसरा है मौखिक, चौथे नंबर का चित्र है लिखित भाषा। चित्र नंबर 5 है लिखित भाषा, क्योंकि लिखा हुआ वो बच्ची पढ़ रही है। चित्र नंबर 6 में अध्यापिका ब्लैक बोर्ड में लिख रही हैं, अर्थात ये लिखित भाषा का उदाहरण है। नंबर 7, चित्र नंबर 7 में सांकेतिक भाषा। चित्र नंबर 8 इसमें है संकेतों के द्वारा वो बच्चा एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। चित्र नंबर 9 जिसमें शिक्षिका बच्चों को शोर मचा रहे हैं क्लास में, तो वो उंगली से संकेत कर रही है सबको चुप रहने के लिए। तो आपने देखा, पहला चित्र है मौखिक भाषा, दूसरा चित्र भी मौखिक भाषा, तीसरा चित्र भी मौखिक भाषा है, वो मुँह से आपको पढ़ा रही है शिक्षिका। चौथे नंबर का चित्र है लिखित भाषा, एक बच्चा लिख रहा है। और 5वें नंबर का चित्र है बच्ची लिखा हुआ पढ़ रही है। 6 नंबर का चित्र है जिसमें शिक्षिका ब्लैक बोर्ड में लिख रही है। चित्र नंबर 7 में सांकेतिक भाषा के द्वारा ट्रैफिक सिग्नल को संकेत किया जा रहा है लोगों को आने जाने के लिए। 8वां चित्र है 2 बच्चे एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, संकेतों के द्वारा बात कर रहे हैं। और चित्र नंबर 9 में शिक्षिका चुप रहने का संकेत कर रही है। अब दिया गया है भाषा के रूप उपर्युक्त कहने से ऊपर जो लिखे हुए उपर्युक्त चित्रों में भाषा के उदाहरण दिए गए हैं। हम अपने मन के भावों को 3 तरीकों से व्यक्त करते हैं। हम अपने मन के भाव, जो विचार हमारे अंदर प्रकट होते हैं, उसको हम 3 तरीकों से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, यानी बताते हैं। जैसे बोलकर मौखिक भाषा है, लिखकर लिखित भाषा है, अथवा संकेत द्वारा भाषा है।
टर्न योर पेज, पेज नंबर 2। जब हम अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जब हम अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे कि चित्र नंबर 1, 2 और चित्र नंबर 3 में दिखाया गया है कि तीनों मौखिक भाषा का उपयोग कर रहे हैं। हम अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करते हैं। जो हमारे मन में विचार आते हैं, भाव आते हैं, उसे हम जब बोलकर व्यक्त करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा, जब हम अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं, जब हम अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे चित्र नंबर 5, 4, 5 तथा 6 में दिखाया गया है। हम अपने मन के भावों को जब लिखकर अपने बुक्स में, नोटबुक्स में लिखकर व्यक्त करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। जब हम उसे लिखते हैं, जैसे 4 नंबर के चित्र में चित्र नंबर 5 और चित्र नंबर 6 में दिखाया गया, वह लिखित भाषा का परिभाषा है। हम अपने मन के भावों को लिखकर बताते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। जब हम अपने मन के भावों को संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। इसके उदाहरण हैं चित्र नंबर 7, 8 तथा 9 में है। हम अपने मन के भावों को संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं। संकेतों के द्वारा किसी को हम बात करते हैं या बताते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। चित्र नंबर 7, चित्र नंबर 8 और चित्र नंबर 9 में। अब नेक्स्ट देखेंगे कि भारतवर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, असमी आदि। हमारे देश में विभिन्न राज्य हैं और विभिन्न राज्यों में रहने वाले उनकी अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, असमी है और बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी है और उड़िया है। ये सब भाषाएं हैं जो विभिन्न भारतवर्ष में बोली जाती है। भारत में हिंदी भाषा को समझने वाले लोगों की संख्या अधिक है, परंतु भारत में हिंदी भाषा को समझने वाले लोगों की संख्या अधिक है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा हासिल है। हमारे देश में हिंदी भाषा को समझने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है और बोला जाता है कि राष्ट्रीय भाषा का दर्जा उसे हासिल हुआ। परंतु संसार में अंग्रेजी बोलने तथा समझने वालों की संख्या ज़्यादा है। परंतु संसार में, पूरे विश्व में अंग्रेजी बोलने वाले और समझने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो संसार में सबसे ज़्यादा, पूरे विश्व में देखा जाए, संसार में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलते भी हैं और अंग्रेजी समझते भी हैं, इसलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है इसे। और हमारे देश में हिंदी भाषा को ज़्यादा समझते हैं लोग, इसलिए हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। नेक्स्ट है लिपि। लिपि है भाषाओं को लिखने का तरीका, लिपि कहलाता है। लिपि जो है भाषाओं को लिखने का तरीका होता है कि कौन सी भाषा किस लिपि में। आप देखे होंगे हर भाषा अलग अलग लिपि में लिखी जाती है, तो भाषाओं को लिखने का जो तरीका है उसे लिपि कहते हैं।
कुछ भाषाओं की लिपियाँ निम्नलिखित है। इसमें देखेंगे नीचे भाषा और लिपि। फर्स्ट है हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। आप जानते होंगे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी की भी लिपि अलग है, देखेंगे रोमन है। उर्दू का फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भी है, गुरुमुखी लैंग्वेज में लिखी जाती है। बंगाली भी अलग है, बंगाली है। गुजराती देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखते हैं परंतु उन लोग गुजराती में बोलते हैं। ये है लिपि। भाषा की लिपि जो है, भाषाओं को लिखने का जो तरीका है वो लिपि कहलाता है। नेक्स्ट है व्याकरण। और बिना व्याकरण के हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, इसलिए व्याकरण बहुत ज़रूरी है भाषा में। किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण बहुत ज़रूरी है। हमें भाषा को किस प्रकार से लिखना, पढ़ना व बोलना चाहिए, इसका ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। हम भाषा को किस प्रकार से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा ही होता है। बिना व्याकरण के ना तो हम लिख सकते हैं, ना तो पढ़ सकते हैं, ना तो बोल सकते हैं। इसलिए व्याकरण को कहा जाता है, व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। किसी भी भाषा के नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से ही मिलती है। कोई सी भी भाषा हम देखेंगे तो उसके नियमों की जानकारी हमें व्याकरण के द्वारा ही मिलती है। एक एग्जाम्पल देखेंगे, अशुद्ध वाक्य है। यहाँ दिया है नीचे एक अशुद्ध वाक्य, आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा भी। मेरी सब्जी है रही माताजी काट। मेरी सब्जी है रही माताजी काट अशुद्ध वाक्य है। फिर से एक बार दोहरा दे रही हूँ। यहाँ शब्दों का क्रम ठीक नहीं है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। व्याकरण के नियमों के अनुसार इस अशुद्ध वाक्य को निम्न प्रकार से शुद्ध करके लिखा या बोला जाएगा। यहाँ शब्दों का क्रम ठीक नहीं है, इधर उधर सब शब्द हैं, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध लग रहा है। और व्याकरण के नियमों के अनुसार इस अशुद्ध वाक्य को इस प्रकार से शुद्ध करके बोलेंगे या लिखेंगे। मेरी माताजी सब्जी काट रही हैं। मेरी माताजी सब्जी काट रही हैं, ये है शुद्ध वाक्य। और उसका जो अशुद्ध वाक्य था, मेरी सब्जी है रही माताजी काट, और उसे शुद्ध करके जब हम लिखेंगे और बोलेंगे, मेरी माताजी सब्जी काट रही है। और आज आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। पाठ नंबर 1 पेज नंबर 2। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पेजेस को पढ़ेंगे। थैंक यू।